हिंदूवाद है, ये जो असली हिंदू जो है उनके खिलाफ में सबसे बड़ी साजिश है। मुसलमान के खिलाफ ये बाद में आएंगे, ईसाइयों के खिलाफ बाद में आएंगे, दलितों के खिलाफ बाद में आएंगे, सेकुलर लोगों के खिलाफ बाद में आएंगे। ये सबसे पहले ये खुद जो हिंदू इनके कट्टरवाद में यकीन नहीं रखता है, ये सबसे बड़े उनको खत्म करना चाहेंगे। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा का एक छोटा सा पर्चा है जिसमें उन्होंने हजारों एविडेंस की बुनियाद पे कहा है कि बाबरी मस्जिद जो है तोड़ के कभी भी राम मंदिर पे नहीं बनाई गई थी। इस पर्चे को हमने पढ़ के आम अल्फाज में इसका तर्जुमा करके हम घर घर क्यों नहीं गए? ना आप राष्ट्र के खिलाफ हैं, ना जेनू राष्ट्र के खिलाफ है, ना गणेश देवी जी राष्ट्र के खिलाफ हैं। राष्ट्र के खिलाफ वो लोग हैं जो लोग हिंदुओं की एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं जो कट्टरपंथी हो, जो दूसरे धर्म का अनादर करे, जो दूसरे धर्म के लोगों के साथ नफरत करे, जो अपने को महान समझे। अंग्रेजों ने तारीख ऐसी लिखी जिसमें हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया और हमारी मुश्तरका जो तहजीब थी उसको तार तार किया। इसका जवाब देने के बजाय यही फिरकापरस्त लोगों ने अंग्रेजों की तारीख को बार बार पढ़ी, उसको अपने दिलों में उतारा, उसको अपनी मीटिंगों से बार बार कहा और फिरकापरस्ती का जहर जो था उसको लोकल लेवल पर भी फैलाया। गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये हो गई है, तो एक पंडित भी, एक दलित भी, एक मुसलमान भी, एक ईसाई भी जो गरीब आदमी है उसके ऊपर बराबर की मार पड़ रही है। इसलिए हमें हर चीजों को मजहबी जाविये से नहीं देखना चाहिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं वो हम आप देख रहे हैं और जो कुछ लोग हसास हैं उसको ज्यादा महसूस कर रहे हैं। महसूस इसलिए कर रहे हैं कि जिस मुल्क की बागडोर उन लोगों ने अपने हाथ में ली थी जो बाकायदा सभी मजहबों की इज्जत करते थे और सेकुलरिज्म पर यकीन था, सभी को हिस्सेदार समझते थे, अब ऐसे हालात नहीं हैं। अब वो लोग जो अपने आप को अलग करके मुल्क का मालिक होने की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे, अब इत्तेफाक से वो हुकूमत में है, वो ताकत में है। इस ताकत का इस्तेमाल कैसे कैसे हो रहा है वो हम आप हर दिन देख रहे हैं। बचपन से ही बच्चों को गलत तारीख पढ़ाना, मुल्क की हिस्ट्री गलत तरीके से पेश करना, जो वाकयात हुए वो ना बताना, जो नहीं हुए उनको बताना, ये एक तरीका है ताकि नई नस्लें भी उनके नजरिए को कबूल कर लें। इस सिलसिले में एक लंबे अरसे से स्कूलों की किताबों में तब्दीली का सिलसिला चल रहा था अलग अलग तरीके से, और अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई। बहुत से स्कूलों में, कॉलेजों में किताबें बदली जा रही हैं और वो इस तेजी से काम हो रहा है जिसको शायद अब लोग ज्यादा चर्चा भी नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग आज भी इस मुल्क में हैं जो हिस्ट्री के जानने वाले लोग हैं। उन्होंने एक बेड़ा उठाया है, ये तारीख को जो गलत बताया जा रहा है उसको सही तरीके से पेश करने का। प्रोफेसर गणेश देवी हैं महाराष्ट्र से। उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है जिसमें मुल्क भर के बड़ी तादाद में हिस्टोरियंस को अपने साथ लिया है और एक बड़ी किताब सामने आने वाली है। मुख्तलिफ राइटर्स उसमें अपने अपने आर्टिकल्स देंगे। मैं आज जिस गेस्ट से बात कर रहा हूं वो अभय कुमार हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गेस्ट फैकल्टी हैं। उनका मजमून उर्दू के अखबार इनकलाब में हर हफ्ते छपता है। उर्दू वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और समाज में एक हसास इंसान जिस तरह से जीता है उस तरह से वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं, बहुत ही उसूलों के साथ। अभय कुमार साहब का भी इसमें एक आर्टिकल रहेगा इस किताब में जिसमें भारत के, अरब और ईरान से
ताल्लुकात पर उन्होंने एक मजमून लिखा है, उसमें तैयारी कर रहे हैं और ये अगले साल शुरू के महीनों में ये किताब सामने आ जाएगी। अभय कुमार जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आप इस आप इस प्रो आप मैंने कुछ चीजें बताई हैं, मैं बहुत चीजें नहीं जानता। आप बताइए कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत किस तरह से महसूस की गई और इसका मकसद क्या है, इसे किस तरफ लेकर के जाना है, क्या कुछ है इसका मकसद? जी मोहम्मद काज़मी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक़्त दिया अपने मकबूल तरीन यूट्यूब चैनल पे अपनी बात रखने के लिए। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है कि भारत मुल्क जो है, वो किसी एक ख़ास धर्म, मज़हब, ज़ात, फ़िरके के लोगों के साथ इसको मंसूब नहीं किया जा सकता, बल्कि ये भारत जो है, सबका मुल्क है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मज़हब को मानने वाले, नहीं मानने वाले, मर्द, औरत, जो उत्तर प्रदेश में रहें या केरला में रहें या अरुणाचल में रहें, गुजरात में रहें, जहाँ भी रहते हों, सब लोगों का ये मुल्क भारत है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि ऐसी ताकतें जो हैं, अभी बरसरे इक़्तिदार हैं, जिनकी जो सोच है वो ये है कि इसको एक रंग में, मतलब एक रंग में, एक धर्म में, एक ज़बान में इसको रंग दिया जाए, ज़बरदस्ती रंग दिया जाए उसको, ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती। आप अगर किसी बाग में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे तरह-तरह के फूल खिलते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है, जो तनव्वुर है, जो आपको आप कहते हैं उसको तकसीरियत है, वो फितरी चीज़ है। लेकिन जो एक तरह से चीज़ों को रंगना और एक ही चीज़ को पेश करना और कहना कि साहब यही दुनिया में मौजूद है, बाकी सारे लोग तो मौजूद नहीं है। ये जो है ना, ये कभी हो ही नहीं सकता है। जो लोग भी ऐसा करते हैं, वो ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं और समाज का नुकसान करते हैं, समाज को तबाह करते हैं और बर्बाद करते हैं और आखिर में वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो जो लोग समझदार लोग हैं, जिन लोगों को लगता है कि नहीं समाज को बचाना ज़रूरी है, वो लोग इस तरह की जो तख़रीबकारी है, इस तरह की जो फ़िरका परस्ती है, इस तरह की जो ज़ोर और ज़बरदस्ती की जो सियासत है, जो मुहिम है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि प्रोफ़ेसर गणेश देवी जी, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, वो लिसानियात के और आदिवासियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि उनकी किताब जो है, वो लिसानियात के ऊपर कई सारी जिल्दों में, शायद 50 जिल्दों में वो किताब जो है शाया हुई है कुछ साल पहले और वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी। आप इसको थोड़ा-सा आसान हिंदी के अल्फाज में भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे देखने वाले ज़्यादातर हिंदी और उर्दू में मिले-जुले लोग हैं, इसलिए वो लिसानियात मसलन आप नहीं समझ जी, जी, पाएँगे। जी। लिसानियात का मतलब होता है लिंग्विस्टिक। जी, हुँ, जिसको हम कहते हैं भाषा विज्ञान उसको हम कहते हैं जी, जी। कि भाषा से संबंधित जो है, उस बारीकियों को समझना, कैसे भाषा का विकास होता है, भाषा कैसे आगे बढ़ती है, भाषा जो है उसकी क्या बारीकियाँ हैं। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे कि आपको फ़ारसी आती है? तो वो कहेंगे फ़ारसी हमें नहीं आती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि फ़ारसी के जो अल्फाज़ हैं, हज़ार कम से कम हर हिंदुस्तानी बोलता है। जी। जी, जी, तो बेशक। ये चीज़ें जैसे अनार है, जैसे अंगूर है, जैसे हवा है, जैसे पर है, इसके बगैर हम 2 मिनट के लिए भी बोल नहीं सकते हैं। गौशाला वर्ड देखिए जो कि लोगों को लगता है कोई हिंदी धार्मिक किताबों से आई हुई है, ये भी फ़ारसी का वर्ड है। तो ये सब सारी जो गुफ्तगू होती है वो लिसानियात के लोग करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि गणेश देवी जी लिसानियात के भी बहुत बड़े माहिर हैं, भाषा विज्ञान बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो उनको ये बात कहीं न कहीं से मालूम हुई और उनको ये बात परेशान करने लगी कि जो इक़्तिदार में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो भारत को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं, जो भगवा रंग में इसको ज़बरदस्ती रंगना चाहते हैं, भारत की जो पहचान है, उसको वो बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग सरकार की मदद से आवाम के पैसे से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें उनका एक ही मकसद है कि भारत को
हिंदुओं का मुल्क बनाया जाए। लेकिन हिंदू कैसा होता है, हिंदू क्या है, इस पे भी वही सब तय करेंगे हिंदू कौन है। जैसे महात्मा गांधी भी समझते हैं कि हिंदू कौन है या हिंदू धर्म कौन है, नहीं, वो महात्मा गांधी जी जिस तरह से हिंदू धर्म को समझते हैं उससे उनका लेना देना नहीं है। उनके जो लोग हैं, गोलवरकर जी हैं, सावरकर जी हैं, उन्होंने हिंदू के बारे में जो परिभाषा, जो उन्होंने डेफिनेशन जो उन्होंने तैयार की है, उसी के मुताबिक उनको हिंदू को एक एक सांचे में ढालना है क्या, हकीकत कोई और चीज है, लेकिन उन्होंने अपने मन में तय कर लिया है कि हिंदू जो होगा वो बिल्कुल एक ताकतवर होगा, वो बहुत ही बलशाली होगा, वो अपने धर्म पे बहुत ही प्राउड करेगा, वो मुसलमानों को, दलितों को और जो दीगर अकलियत हैं उनको अपने से कमतर समझेगा। वो समझेगा कि इस मुल्क के जो सही बासिंदे और जो देशभक्त है वो सिर्फ हिंदू ही हैं, उसको हिंदू गरिमा के लिए आगे बढ़ना होगा, उसके दिलों में ये बात होगी कि जो हिंदू है वही देशभक्त हो सकता है। इस तरह की जो बोलते हैं ना अलगाववादी सोच जो है, इससे इसको बढ़ाना उनका काम है, हिंदू धर्म, यानी हिंदू धर्म और उससे जुड़ी हुई चीजों को सामने लाना चाहते हैं। लेकिन तारीख में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे इस तरह की कोई चीज कभी थी ही नहीं, इस तरह की कोई चीज हिंदुस्तान में कभी थी ही नहीं। ये खास टाइम में 1925 के करीब में जब भगवा जमात का वजूद में आती है, तब से उनके जो मुफक्किरीन हैं, उनके जो नजरिए साज जो लोग हैं, उन्होंने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली कि हमें अब तारीख को ऐसे ही लिखना है, हमें भारत को ऐसे ही पेश करना है। तो वो जो उनकी सोच थी, जो एक जमाने में उनके दिमाग तक महदूद थी, चूंकि वो इख्तिदार में आ गए हैं, तो अब अपनी सोच को सबके ऊपर थोपना चाहते हैं। और अगर उन्होंने सबके ऊपर अपनी सोच को थोप दी, तो इससे नुकसान दलित का होगा, इससे नुकसान मुसलमानों का होगा, इससे नुकसान ईसाइयों का होगा, महिलाओं का होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू कौम का होगा, हिंदू मिल्लत का होगा, हिंदू समाज का होगा। क्योंकि महात्मा गांधी जी की अगर बातों को हम सुने तो हिंदू धर्म जो है उसके अंदर में एक तरह का कहेंगे कि एक तरह का टॉलरेंस है, एक तरह का दूसरे धर्मों का आदर करना सिखाया जाता है। सच्चा हिंदू वही है जो दूसरे के धर्मों का आदर करता है, जिसके अंदर में अपने धर्म को वाह वाह कहना और उसके लिए मर जाना और खून खराबा करना, ये महात्मा गांधी जी की सोच नहीं थी। इसीलिए जिस तारीख को आज ये लोग बर्बाद करने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को लगा दिए हैं, गरीबों का पैसा उस पर पानी की तरह बहा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी का जीना मुहाल किया था। और ये बात नहीं बताई जाती है कि बापू का जो कत्ल है वो 30 जनवरी 1948 को किया गया, लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी जी के खिलाफ मवाद लिखा गया, किताब छापी गई, पंफलेट बांटे गए और उनके ऊपर कई सारे हमले हुए और इस तरह से पेश किया गया कि महात्मा गांधी जो है वो मुसलमानों की मुंह भराई कर रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो मुसलमानों को अपीजमेंट कर रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ चले जा रहे हैं। मुझे ये बात सुन के बहुत ही अफसोस होता है कि महात्मा गांधी जैसे एक सच्चे हिंदू को ये कहना कि वो मुसलमानों के एजेंट हैं और मुसलमानों को उन्होंने अपीज किया, एक कितनी गलत सोच है। और इस तरह की सोच को पैदा किया गया और माहौल को इस तरह से खराब किया गया कि महात्मा जी का कत्ल एक दिन हो जाता है। सुन लीजिए, एक दिन महात्मा गांधी जी को मार दिया जाता है। कोई सोच सकता है कि महात्मा गांधी जी को मारने वाले वही लोग हैं जो लोग खुद को सबसे बड़ा हिंदू कह रहे हैं? और महात्मा गांधी जी से बढ़ के कौन हिंदू हो सकता है, आप बताइए। तो ये जो कट्टरवाद जो हिंदूवाद है, ये जो असली हिंदू जो हैं उनके खिलाफ में सबसे बड़ी साजिश है। मुसलमान के खिलाफ ये बाद में आएंगे, ईसाइयों के खिलाफ बाद में आएंगे, दलितों के खिलाफ बाद में आएंगे, सेकुलर लोगों के खिलाफ बाद में आएंगे। ये सबसे पहले ये खुद जो हिंदू इनके कट्टरवाद में यकीन नहीं रखता है, ये सबसे बड़े उनको खत्म करना चाहेंगे, उनको अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे। और आपको पता है कि आजकल बहुत सारे टर्म्स इजाद किए गए हैं कि कोई देशद्रोही है, तो कोई अर्बन नक्सल है, तो कोई कांग्रेस का एजेंट है, तो कोई मुसलमानों का एजेंट है। इन्होंने अलग अलग तरह के जो बदनाम करने वाले जो अल्फाज हैं वो उन्होंने गढ़ लिए हैं। जेएनयू के अंदर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सेकुलर सोच के
सोच को आगे बढ़ाते तो कहा जाता है कि जो जेएनयू जो है वो बिल्कुल देशद्रोहियों का अड्डा है। अगर आपके चैनल पर हिंदू और मुसलमान की इत्तेहाद की बात होगी तो कहा जाएगा कि आपका जो चैनल है वो हिंदुओं के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है। ना आप राष्ट्र के खिलाफ हैं, ना जेएनयू राष्ट्र के खिलाफ है, ना गणेश देवी जी राष्ट्र के खिलाफ हैं। राष्ट्र के खिलाफ वो लोग हैं जो लोग हिंदुओं की एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं जो कट्टरपंथी हो, जो दूसरे धर्म का अनादर करे, जो दूसरे धर्म के लोगों के साथ नफरत करे, जो अपने को महान समझे। अपने को महान समझ लेना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों को नीच समझना, दूसरों को देशद्रोही समझना, दूसरों की सभ्यता को कूड़ा कचरा कहना, दूसरों को गद्दार कहना, दूसरों को बेकार कहना, इस तरह की जो सोच है ना, ये एक बीमार मानसिकता जो है ना, एक एक बीमारी है। और इस बीमारी से लड़ने के लिए मुसलमानों से पहले हिंदुओं को आना पड़ेगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रोफेसर गणेश देवी, जिन्होंने अंग्रेजी सब्जेक्ट को गुजरात में बहुत सालों तक पढ़ाया, उनकी पीएचडी कोल्हापुर और लीड्स से है, एक बहुत बड़े नामवर स्कॉलर हैं। उनको उन्होंने जब इस बात को समझा तो उनको लगा कि भाई इसको रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने कहा, उन्होंने समझा कि ठीक है, तुम सरकारी पैसे का दुरुपयोग करोगे, तुम आवाम के पैसे को पानी की तरह बहाओगे, तुम सरकारी इदारों को बर्बाद करोगे, वहां के वसाइल का तुम दुरुपयोग करोगे, तो हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम से अपील करेंगे। और उनको यह बात पूरी तरह से उनके दिलों में इस बात ये बात थी कि यहाँ का मेजोरिटी जो है वो सेकुलर सोच का है। और उन्होंने अपील जारी की। और आपको जानकर खुशी होगी कि उनकी जो अपील थी उस पे मुल्क नहीं, देश और दुनिया के तकरीबन 90 स्कॉलर ने हाँ भर दी। और सब लोगों ने हिंदुस्तान की जो 12,000 साल की जो तारीख है उसके विभिन्न पहलुओं पे, डिफरेंट जो उसके डायमेंशंस है, उसके ऊपर उन्होंने अपने अपने मकाले लिखे। कोई हिस्ट्री को टच कर रहा है, तो कोई लिटरेचर को जिसको अदब कहते हैं, कोई लिंग्विस्टिक्स जो है जिसको लिसानियात कहते हैं, भाषा विज्ञान कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं, उसको जो फन तामीर है, इन तमाम चीजों को एक एक चैप्टर लोगों ने लिखा। और ये किताब 600 पेजों पर मुश्तमिल है, जिसको अंग्रेजी के अलावा दीगर हिंदुस्तान की जबान जो है, कन्नड़ है, बंगला है, तमिल है, इसमें इसको बाद में तर्जुमा करके लाया जाएगा। और जो गणेश देवी जी ने हम लोगों को यही सिखाया और यही कहा कि अगर वो तखरीबकारी करेंगे तो हम भी उसका जवाब देंगे। इल्म का जवाब इल्म से देना चाहिए और झूठ का जवाब भी इल्म से देना चाहिए। तो जो कट्टरपंथी लोगों की जो तारीख है वो झूठ, फरेब, नफरत अंगेज मवाद पे वो टिकी हुई है, जबकि गणेश देवी और उनके साथियों की जो तारीख है वो दलाइल, शवाहिद, एविडेंस, जो हिस्ट्री के जो मेथड्स हैं उस पे ये सारी चीजें टिकी हुई हैं। और इल्म का जवाब इल्म से दिया जाएगा, प्रोपेगेंडा का जवाब भी प्रोपेगेंडा से दिया जाएगा, नफरत का जवाब भी मोहब्बत से दिया जाएगा। यही प्रोजेक्ट जो है, इसकी जो किताब है, मार्च में, शायद मार्च तक ये पब्लिश हो जाएगी अंग्रेजी में पहले। लेकिन इस किताब, इस रिपोर्ट का बाज़ाब्ता ऐलान जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 9 अक्टूबर को, आज से 2-4 रोज पहले इसका ऐलान कर दिया गया, जिसमें आपको नामवर कवि हिंदी के अशोक वाजपेयी, प्रोफेसर जोया हसन, प्रोफेसर आशीष नंदी, कॉमरेड सीताराम येचूरी, ये सब लोग शामिल थे। और भारत के बड़े बड़े स्कॉलर उसमें शामिल थे। और उसमें मैंने भी एक मकाला लिखा है और मुझसे गणेश देवी जी ने यही कहा कि आप भारत के जो ताल्लुकात जो ईरान के साथ हैं और जो अरब के साथ है, इसके ऊपर आप कुछ लिख के दीजिए। और 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जो हिंदू जो लफ्ज है, इसके पहले, इसके बारे में सबसे पहले इसका जिक्र जो है वो पर्शियन के मखतूतात में, यानी पर्शियन भाषा में जो पांडुलिपि है, जो कई हजार साल पुरानी है, वहां इसका जिक्र मिलता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ईरानियन भाषा का जो असर है हिंदुस्तानी वर्नाकुलर लैंग्वेज पर, जो देसी बोलियां हैं, उसमें बहुत ज्यादा है।
तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुसलमानों की तारीख हमेशा हमलावरों से, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद और जो गौरी और दीगर लोगों के साथ जोड़ के उसको बहुत ही महदूद करके ऐसा पेश किया जाता है जैसे हिंदू और मुसलमान लड़ते आए हैं। लेकिन बहुत लोगों को यह बात नहीं बताई जाती है कि अरब के और हिंदुस्तानियों के जो ताल्लुकात हैं, के लोग तिजारत करने के लिए भारत के साहिली इलाकों से गुजरते थे, चीन की तरफ जाते थे और जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाते थे, और वो जो लोग थे अफ्रीका की तरफ जाते थे, और वो लोग साहिली इलाकों में हिंदुस्तानियों से शादी की, यहीं के होके रह गए। और अहदे उस्ता यानी मिडिवल टाइम में जिस तरह से कहा जाता है कि एक डार्क पीरियड है, एक स्याह दौर था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी दौर में लिटरेचर, फन तामीर, आपका जो आर्किटेक्चर, इनका बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे इसका विस्तार हुआ। आप देखेंगे भक्ति मोमेंट, सूफी मोमेंट इसी दौर में हुआ। कबीर जैसे महान व्यक्ति इसी दौर में पैदा हुए। और लिटरेचर, फिलोसफी, आपको आर्किटेक्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स में भारत काफी ऊंचा चला गया। दिक्कत इस बात की है कि हमारे जो फिरका परस्त लोग हैं वो हिंदुस्तानियों की बात कम समझते हैं, और जो अंग्रेज लोग जो हैं जिन्होंने ऐसी तारीख लिखी, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया, उनकी तारीख को ज्यादा पढ़ते हैं और उनको ज्यादा फॉलो करते हैं, और उल्टा हमें ही देशद्रोही कहते हैं, हमें ही कहते हैं कि ये लोग जो हैं देश के सच्चे मुहिब्बे वतन नहीं है। अंग्रेजों ने तारीख ऐसी लिखी जिसमें हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया, और हमारी मुश्तरका जो तहजीब थी उसको तार तार किया। इसका जवाब देने के बजाय यही फिरका परस्त लोगों ने अंग्रेजों की तारीख को बार बार पढ़ी, उसको अपने दिलों में उतारा, उसको अपनी मीटिंगों से बार बार कहा, और फिरका परस्ती का जहर जो था उसको लोकल लेवल पर भी फैलाया। और इन्हीं के जो लीडरान हैं आजादी की लड़ाई में लड़ने के बजाय माफीनामा इन्होंने लिखा, और ये बात तारीखी तौर पर साबित की जा चुकी है कि भगवा ताकतों की कोई भी लड़ाई, भगवा ताकतों की तरफ से आजादी की लड़ाई में कोई भी रोल नहीं रहा है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया है, फिरका वाराना तारीख को उन्होंने अपने लिटरेचर में कॉपी किया है, और आज सरकार में आ गए हैं तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात फिरका परस्तों को समझनी चाहिए। यह मुल्क अगर ये हिंदुओं का अगर ये मुल्क है तो ये पूछना चाहिए कि एंशिएंट टाइम में जब हिंदू धर्म के अंदर में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था तो भगवान बुद्ध, बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों आया? क्यों हिंदू धर्म की बहुत सारी बातों के साथ उन लोगों ने इख्तलाफ किया? क्यों इन लोगों ने जात पात के खिलाफ आवाज उठाई? चारवाक ट्रेडिशन ने क्यों यहाँ की जो ब्राह्मणवादी संस्कृति था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई? क्या तमिल संस्कृति है, क्या उनका रोल नहीं है? क्या आदिवासियों का रोल नहीं है? क्या इस देश में ईसाई और जो दीगर लोग हैं क्या उनका रोल नहीं है? तो भारत जो है वो सबका है, एक गुलदस्ता है। लेकिन इनकी ये कम अकली है, इनकी नादानी है, इनकी तखरीबकारी है कि गुलदस्ता में अगर बहुत तरह के फूल हैं तो ये सारे फूल को उसमें से खींच के फेंक दे रहे हैं और एक ही तरह के फूल को रखना चाहते हैं। कोई भी गुलदस्ता कभी भी एक तरह के फूल से नहीं बन सकता है। इसलिए उनकी इस तखरीबकारी का इल्मी जवाब दिया गया है, और आपके चैनल से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें इल्मी जवाब देना है। हमें झूठ, प्रोपेगेंडा, नफरत का जवाब झूठ, प्रोपेगेंडा और नफरत से नहीं, बल्कि दलील, तारीखी एविडेंस और जो प्रॉपर उसके जो मेथड्स हैं सेकुलर तरीके से हमें देना है, और हमें प्यार और मोहब्बत के साथ उसका जवाब देना है। भारत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने भारत को बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया है उनको ये बात नहीं पता चलेगा कि भारत की अहमियत क्या है, और भारत के अंदर में सारी लड़ाइयों को मजहबी चश्मे से देखना ये बहुत ही गलत चीज है। भारत के अंदर में जो लड़ाई और जो झगड़े हैं उसका एक इक्तिसादी पहलू है,
उसका एक सामाजिक पहलू है। इन चीजों से भी देखने चाहिए। भारत के अंदर में जात पात की जो गैर बराबरी है, इसके चश्मे से भी देखना चाहिए। अमीरी गरीबी की जो लड़ाई है, इसके चश्मे से देखना चाहिए। भारत में धर्म के नाम पे कभी लड़ाई नहीं हुई है, क्योंकि अहदे उस्ता में अगर मुगल शासक अगर राज कर रहे थे, तो किसान चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों टैक्स दे रहा था और दोनों के खिलाफ सरकार जो है जुल्म और ज्यादती कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमान के जो शोरफा थे, जो ऊंची जाति के लोग थे, वो दरबारी बने हुए थे, उनको बड़े बड़े मनसब पे बैठाया जा रहा है। उसी तरह आज के दौर में अगर गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये हो गई है, तो एक पंडित भी, एक दलित भी, एक मुसलमान भी, एक ईसाई भी, जो गरीब आदमी है, उसके ऊपर बराबर की मार पड़ रही है। इसलिए हमें हर चीजों को मजहबी जाविये से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई लड़ाई मजहबी भी दिखती है, तो उसके पीछे एक इक्तिसादी मफाद होता है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि टेम्पल को ले लीजिए, इसको कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है, ये राम जी और मस्जिद का झगड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान राम की जो के मंदिर हैं, वो हजारों इस देश के अंदर में, अयोध्या के अंदर में हजारों हजारों मस्जिद हैं। मेरी माता जी जब गुस्सा होती हैं तो कहती हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अयोध्या जी में चले जाएंगे, वहीं किसी मंदिर में बैठ जाएंगे। अयोध्या में मंदिर की कमी नहीं है, अयोध्या में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की कमी है। लेकिन सियासत करने के लिए, एक पार्टी अपने आप को वोट हासिल करने के लिए मजहब का उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जो है, वो मजहबी लड़ाई नहीं है, एक पॉलिटिकल लड़ाई है, जिसमें फिरका परस्त ताकतों ने सेकुलर ताकतों को हराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने इस तरह की एक साजिश रची। इसलिए हम सब लोगों को हमेशा एक जो होता है एक सोशल और हमेशा एक इकोनॉमिक डायमेंशन से हिस्ट्री को देखने की जरूरत है। और जो अंग्रेजों ने हमें बताया कि तुम मजहबी चश्मे से चीजों को देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिरका परस्तों की यही गलती है कि हर चीजों को हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करते हैं। हमें इससे गुरेज करना चाहिए। और देवी जी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके लिए वो मुबारकबाद हम सब लोगों को देना चाहिए उनको। और हम सब लोग एक सेकुलर महाज पे आके एक फिरका परस्ती की जो एक मुहिम चल रही है, उसको रोकने के लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और आप सब लोग इसमें शामिल हैं। आपने हमें स्टेज दिया अपने चैनल पे, आपका भी ताउन उतना ही है जितना मेरा है। जी काजिम साहब। अभय जी, आपको मैंने बीच में इसलिए नहीं रोका कि एक थॉट प्रोसेस होता है और आपने बहुत सी चीजें कहीं बहुत ही अच्छे अंदाज में रखी अपनी बातें। अब मुझे एक बात का खदशा है इसके पीछे, जो ये प्रोजेक्ट है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हो सकता है इसको रोकने की कोशिश हो सकता है कोई और तरीका अपनाया जाए, किताब पे बैन लगा दिया जाए, वो सारी चीजें प्लान करने वालों ने सोच ली होंगी। लेकिन ये जो आम हिंदू में नफरत बढ़ाई गई है, जो गुजरात में गरबा पर हमले का इल्जाम लगा करके 4 या 5 मुस्लिम जवानों को पुलिस वाले खंबे से बांध करके पीटते हैं और भीड़ वहां पर तालियां बजाती है, खुशी दिखाती है। उसको कम करने के लिए क्या कुछ हो सकता है? अगर आप थोड़ा-सा मुख्तसर बताएं, क्योंकि ये हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि आखिर इतनी नफरत जो बढ़ी है, उसका कहीं तो कोई नतीजा आएगा, क्योंकि जेनोसाइड के लिए एक प्रेडिक्शन की जा चुकी है विदेशों से भी, और यहां भी कुछ लोगों का कहना है, हमारे चैनल पे भी शमसुल इस्लाम साहब जैसे या राम पुनियानी जी जैसे उन बड़े लोगों ने भी ये बात कही है कि ये नफरत जो बढ़ाई जा रही है, इसका नतीजा दंगों की शक्ल में आ सकता है, ऐसे इम्कान ज्यादा है। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है और आप जैसा सोच रहे हैं, मैं भी वैसा ही सोच रहा हूँ। इनकलाब में जब मैंने पिछले हफ्ते इसी मौजू पे जब मैंने मजमून लिखा, तो उसका आखिरी जो लाइन है वो यही है कि इस तरह की गुफ्तगू मुज़ाकरों तक ही महदूद न रहे, बल्कि इसे घर-घर तक मतलब पहुंचाया जाना चाहिए। मतलब ये है कि सेमिनार के अंदर में हमने फिरका परस्ती की तनकीद कर ली, हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हमने आर्काइवल मटेरियल का हवाला दे दिया, हमने कहा अरे ये तो फिरका परस्त लोग जो हैं वो कम अकल लोग हैं, इनको तारीख की समझ नहीं है,
तो आप समझेंगे कि ऐसा काम हो गया तो ये आपकी नादानी है और ये गलती इस मुल्क के सेकुलर हिस्टोरियन ने की है। मैं ये फिर से कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के फिरका परस्त ताकतों का जवाब जो है वो सिर्फ सेमिनार करने से या अंग्रेजी में किताब लिख देने से होने वाला नहीं है। सेमिनार करना, मुज़ाकरे करना, सिंपोजियम करना, अंग्रेजी में किताब लिखना ये बहुत ही अहम चीज है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक हम तारीख की बातों को पॉपुलर तरीके से आम लोगों तक लेके नहीं जाएंगे, तब तक कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए और इसके लिए सब लोगों को मिलके आगे आना होगा। हिस्टोरियन को आना होगा, आपको फिल्म वाले लोगों को आना होगा, मीडिया के लोगों को आना होगा, ड्रामा और जो रंगमंच के जो लोग हैं उनको आना पड़ेगा, स्टूडेंट को आना पड़ेगा, टीचरों को आना पड़ेगा, कॉलेज के लोगों को आना पड़ेगा, सब लोगों को इसके लिए आना पड़ेगा। क्योंकि जिस मीटिंग का मैं हवाला दे रहा था कि जब इस किताब के बारे में जो रिपोर्ट पब्लिक किया जा रहा था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो वहां पे प्रोफेसर गणेश देवी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने हिटलर का जिक्र करते हुए कहा कि शायद हिटलर ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी झूठ को बार बार कहो, इतना कहो, उसके स्केल को इतना मतलब बढ़ा दो कि वो सच दिखने लगे। मिसाल के तौर पे जब हम कहीं कहीं डांस पार्टी में जाते हैं या कहीं कोई म्यूजिक बहुत तेज से बजता है, तो आप देखते होंगे कि म्यूजिक का साउंड इतना बजा दिया जाता है कि हम और आप बात भी नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी तरह झूठ और अफवाह जो है, इसका प्रोपेगेंडा का साउंड इतना तेज कर दिया जाता है कि सेकुलर आवाजें जो हैं वो दब के मर जाती है। तो इसका जवाब यही है कि हर लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम इस बात को घर घर जाके कहें। जो लोग ये कहता है कि एंशिएंट पीरियड जो है, कदीम भारत जो है, प्राचीन भारत है, वो भारत जो था वो गौरवमयी है, वो गोल्डन पीरियड है। तो सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर प्राचीन भारत गौरवमयी है, अगर प्राचीन भारत जो है ये हिंदुओं का दौर है, ये गोल्डन पीरियड है, तो बुद्ध मत कैसे सामने आया? अगर बुद्ध मत सामने आया और बुद्ध मत पूरे देश में फैल गया, तो ये बुद्ध मत गायब कैसे हो गया? कैसे इनके खिलाफ कोई हिंसा भी की गई या नहीं की गई? अगर हिंसा की गई तो हिंसा का इल्जाम सिर्फ मुसलमानों पे क्यों लगाया जाता है? भाई जैन धर्म के लोग कहाँ चले गए? चरवाक लोग कहाँ चले गए? इस देश पे जात पात का जो निजाम था वो कैसे कायम रहा जब इतना ही गोल्डन पीरियड था? अगर एक इतना ही गोल्डन पीरियड था तो फिर दलितों को शिक्षा से कैसे वंचित कर दिया गया? अगर इतना ही गोल्डन पीरियड है तो नाम नेहा धार्मिक किताबों के अंदर में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ इतना मवाद कैसे इकट्ठा हो गया? तो हमें अपनी हिस्ट्री को रिविजिट करने की जरूरत है। हमें उन बातों को अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने बच्चों से, अपने फैमिली में उसको दोहराने की जरूरत है। ये सबकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं? अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा। ये समझना कि दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में या फिर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में या फिर गालिब एकेडमी में या गांधी पीस फाउंडेशन में कुछ पढ़े लिखे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं और वहां से वो कुछ बातें कहेंगे और भारत में इसका प्रसार हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं जहां सेकुलर हिस्टोरियन की कमियों को मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उर्दू अदब में आप चले जाइए। उर्दू अदब में अगर आप जाएंगे, उर्दू लिटरेचर में आप जाएंगे, तो एक जमाने में जो जामिया के जो बानियान थे, प्रोफेसर मुजीब साहब या आप कहिए आबिद हुसैन साहब, इन लोगों का एक रुझान जो था वो समाजियात में, तारीख में था। इन लोगों ने अपने जमाने में तारीख के विभिन्न पहलुओं के साथ इन्होंने डायलॉग किया, उर्दू में बहुत सारे मजामीन भी लिखे। लेकिन आज के दौर में मैं कहना चाहता हूं, जो भी उर्दू के जो एकेडमी है, जो भी उर्दू का जो पब्लिक स्पीयर है, वहां पे तारीखी सियासी बातें करना जो है ना एक तरह से बैन कर दिया गया। सियासी बातें जो है ना, वो इस पार्टी को वोट देना और उस पार्टी को वोट देना और इस नेता के पक्ष में
चिल्लाना और उस नेता को गाली देना ये नहीं है। सियासी बातों का मतलब ये है जो आम लोगों के साथ जो चीजें जुड़ी हुई है। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं? भारत की तारीख क्या है? क्या रोमिला थापर की किताबें जो हैं उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है? क्या उर्दू के बड़े-बड़े राइटर्स लोगों की जो किताब है, क्या उसका हमने हिंदी में तर्जुमा किया है? आप देखिए, मैं ये बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, मुस्लिम इदारों के पास वसाइल की कमी नहीं है। उनकी हालत दलितों से काफ़ी बेहतर है और जो मुस्लिम इदारों में बैठे हुए जो बड़े-बड़े जो लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं, उनके एक कॉल पे कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के बड़े-बड़े लीडर टाइम दे देते हैं। लेकिन उनके दफ्तर से 3 पेज या 5 पेज का कोई एक पर्चा नहीं निकलता है, कोई मैगज़ीन नहीं निकलता है। उनके यहाँ पे डेली पेपर को मॉनिटर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। उनके यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, बांग्ला इन सारी ज़बानों में चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो चीज़ें जो है ना, वो आसमान से टपक के नहीं आ जाती है। जो कौम लड़ती है, जो लोग लड़ते हैं, उन्हीं को इंसाफ मिलता है, उन्हीं को हुकूक मिलता है। आप बताइए, अगर इस देश में फ़िरका परस्त लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, तो क्या हमने वोट नहीं दिया? वोट देते वक़्त हम क्यों ये समझते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ, अरे मुझे हिंदू एक पार्टी को वोट देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो पार्टी अपने आप को हिंदू कहती है, वो हिंदुओं को जॉब क्यों नहीं देती है? वो गैस सिलेंडर की कीमत क्यों बढ़ाती है? वो नौकरियों की छँटनी क्यों करती है? वो दलितों का नौकरी क्यों खा जाती है? जब वो दंगा कराती है, कोई अपने आप को कहती है कि मैं देशभक्त पार्टी हूँ और दंगा की वजह से मार्केट में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, तो क्या इससे हिंदू ताजिरों का नुकसान नहीं होता है? तो हम वोट देते वक़्त क्यों नहीं सोचते हैं? तो मेरा यही मतलब है कि ये किसी एक आदमी की ज़रूरत एक आदमी के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं है, हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। जो लोग मान लीजिए छोटे-छोटे अखबार निकाल रहे हैं, वो लोग इल्मी चीज़ों के ऊपर पर गुफ्तगू क्यों नहीं करते? और इल्मी चीज़ें जो हैं, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि इल्मी चीज़ें आम लोग नहीं समझता है। आम लोग सब बातें समझते हैं। ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, इल्मी चीज़ों को इतनी पेचीदगियों में, जिसको इकबाल कहते हैं ना कि लोगत के बखेड़ों में, तो इल्म के बखेड़ों में, लोगत के बखेड़ों में चीज़ों को ऐसा पेश करके किया जाता है कि कहा जाता है, "अरे! तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी।" आप बताइए, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के ऊपर आर.एस. शर्मा का एक छोटा-सा पर्चा है। प्रोफ़ेसर आर.एस. शर्मा का एक छोटा-सा पर्चा है, जिसमें उन्होंने हज़ारों एविडेंस की बुनियाद पे कहा है कि बाबरी मस्जिद जो है, तोड़ के कभी भी राम मंदिर पे नहीं बनाई गई थी। इस पर्चे को हमने पढ़ के आम अल्फ़ाज़ में इसका तर्जुमा करके हम घर-घर क्यों नहीं गए? हम क्यों नहीं गए? तो मवाद हमारे पास मौजूद है, हिस्ट्री भी हमारे साथ है, लेकिन हमारे अंदर में जद्दोजहद करने की ताकत नहीं है, क्योंकि लोग इमीडिएट फ़ायदा लेना चाहते हैं। और भारत में पिछले कुछ सालों से, कुछ दहाइयों से ऐसा रिवाज चला हुआ है कि जितना ही आप इल्मी काम कम करेंगे, जितना ही आप एक फ़िक्र पैदा करने के लिए काम कम करेंगे, उतना ही आपको तरक्की दी जाएगी। तो लोगों को लगता है, अगर सियासत में तरक्की लेनी है, अगर बड़े-बड़े पोस्ट पर बैठना है, तो ऐसी बातें करो जिसका कोई मतलब ना निकले। आप जाके देखिए, उर्दू के नाम पे जो भी मीटिंग होती है, शाम को पूरी मीटिंग आप सुन लीजिए, शाम को उससे कोई मवाद नहीं निकलेगा। ये उर्दू की बात नहीं है, ये बात हिंदी के लिए भी लागू है। मैं कोई उर्दू को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है, घर-घर ये बात पहुँचानी पड़ेगी। ये किसी एक आदमी की ज़िम्मेदारी नहीं है। हम सब लोगों को जो सेकुलर हिस्ट्री है उसको पढ़ के, उसका ट्रांसलेट करके, कार्टून के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, गाना के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से हमें घर-घर पहुँचाने की ज़रूरत है। और ये सोच लेना कि इस देश का हिंदू फ़िरका परस्त हो चुका है, ये भी गलत है। और ये सोचना कि इस देश का हिंदू कभी फ़िरका परस्त हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। लोग हैं, अगर प्रोपेगेंडा को खूब फैलाया जाएगा, तो लोग की सोच प्रोपेगेंडा से मुतासिर होती है। हमारे और आपके अंदर में भी हम अपने आप को कहते हैं हम बहुत ही रोशन ख़्याल है, लेकिन हम लोग भी गलत किताबों को पढ़ ले, गलत बात को सोच ले, तो हमारे अंदर में भी बुग़्ज़ और ताज्जुब पैदा हो जाता है। तो सब इंसान जो भी सोचता है, वो ताज्जुब में मुब्तला हो सकता है, वो गलत सोच में फँस सकता है। इसका जवाब सिर्फ़ इतना ही है कि सेकुलर हिस्ट्री को हमें बार-बार, बार-बार हर ज़बानों में, हर मौके पे हमें कहना है। और
हमें ये बात को समझना होगा कि जिन्होंने इस देश को बनाने में कुर्बानी नहीं दी है, उनको इस देश को उजाड़ने में कोई दर्द महसूस नहीं होगा। और जिन लोगों ने अंग्रेजों के तोपों के सामने अपनी जानें दी, जिन लोगों ने फांसी के तख्ते पर इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने आप को जेलों में अपने आप को बंद रखना कबूल किया, बल्कि माफीनामा नहीं लिखना शुरू किया, उनके वारिसैन की जिम्मेदारी है कि हम अपने जाति मफाद से ऊपर उठ के सेकुलर बातों को घर घर तक पहुंचाएं। और भारत के अंदर में जितने भी मजहबी ग्रुप्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो पब्लिक डोमेन में, यानी जब वो बाहर निकले, अपने घरों से बाहर निकले, अपने धर्म को अपने घर तक छोड़ दें। हमें बाहर आने के बाद, अगर आप पत्रकार हैं और मैं पत्रकार हूं, तो हम सब पत्रकार पहले हैं, हम हिंदू और मुसलमान नहीं हैं। हमें आईनी जो फ्रेमवर्क है, भारत का जो आईन इतना खूबसूरत आईन है, हमें उसके फ्रेमवर्क से काम करने की जरूरत है। अगर कोई नेता हिंदू है और मुसलमान हो, अगर वो सही काम करता है तो हमें उसकी बातों को तायीद करनी चाहिए, और गलत काम करता है तो हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सोचेंगे कि वहां इनकलाब आ जाएगा, वहां नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी और सेमिनार हॉल से बातें शुरू हो सकती हैं, 2 मिनट के लिए मान लिया जाए बातें शुरू हो सकती है, लेकिन मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी आवाम की है। आज भगवा ताकतें ताकतवर इसलिए हो गई हैं कि उन्होंने समाज के अंदर में कुछ लठैतों को अपने ग्रुप में मिला लिया है। वो जब चाहें कुछ लोगों को जमा कर सकते हैं। अब हमारी भी जरूरत है कि हम जो सेकुलर ग्रुप के लोग हैं, हम भी आवाम के बीच में जाएं। वो लाठी डंडा, नफरत, झूठ, फिरका परस्ती का सहारा लेंगे। हम लोग आईन, प्रेम, मोहब्बत, दलील, शवाहिद, रैशनैलिटी, इसकी मदद से हम भारत को बचाने के लिए आगे आएंगे। और तारीख जो है वो बहुत ही अहम है। आप सोचते होंगे कि तारीख पे ही, कभी आप सोचिए, जो नौजवान लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीति शब्द जो है वो तारीख में तो नहीं है। तारीख का मतलब इतिहास, राजनीति शब्द तो तारीख में नहीं है। लेकिन तारीख, इतिहास में जितनी राजनीति हो रही है, उतनी राजनीति पॉलिटिकल साइंस में भी नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहला हमला जो होता है हिस्टोरियन पे होता है। सबसे पहली चीज जो फिरका परस्त करते हैं, वो तारीख की किताबों को बदलते हैं, उसके अबवाब को बदलते हैं। इसलिए हम लोगों को अगर भारत को बचाना है, तो हमारे बच्चों के जहन में जो जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसको रोकना होगा। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जिस भी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते होंगे, वहां की तारीख और समाजियात की किताब को देखिए। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर में मवाद गलत है, तो आप उसके ऊपर एहतजाज कीजिए। आप प्रिंसिपल को लिखिए कि आप इस तरह की किताबों को क्यों पढ़ाते हैं जहां ये चीजें गलत लिखी है। अगर प्रिंसिपल आपकी बात न माने, तो आप अपने बच्चों को वहां से बाहर कर लीजिए। क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को फिरका परस्तों की नर्सरी में भेजेंगे, तो आज नहीं तो कल वो बच्चा मुल्क के खिलाफ भी होगा, आपके खिलाफ भी होगा। इसलिए ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम साफ पानी पीने के लिए हम अपने आप को हमेशा चौकन्ना रहते कि हम गंदा पानी ना पिए, हम खाना जो है साफ लें, उसी तरह आइडियाज, विचार भी अगर गलत आ रहे हैं, फिरका परस्त आ रहे हैं, तो जिस तरह से हम मास्क लगाते हैं अपने मुंह के ऊपर, उसी तरह से हम लोगों को एक सेकुलर मास्क भी लगाना पड़ेगा अपनी आंखों के ऊपर, अपने कान के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर, अपने दिलो दिमाग के ऊपर। और जब भी फिरका परस्त वायरस आए, आप वहीं उसे रोकिए। और अपने लेवल पे आप 4 लाइन लिखिए, 5 लाइन लिखिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। ये गणेश देवी अभय कुमार को बनना पड़ेगा, गणेश देवी मोहम्मद काजमी साहब को बनना पड़ेगा, और जितने भी सैकड़ों और हजारों लोग इस वक्त हमारे इस गुफ्तगू को सुन रहे होंगे, सबको गणेश देवी बनना पड़ेगा। गणेश देवी ने चिराग लिया है, लेकिन ये सोचना कि एक चिराग पूरी दुनिया को रोशनी में डाल देगा, रोशन कर देगा, ये हमारी गलतफहमी है। और अगर हम सब लोगों ने गणेश देवी की इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाया, तो ये भी बाकी की जैसी हजारों रिपोर्टें बनी हुई हैं, 1-2 प्रोग्राम होता है, किताबें छपती हैं, और फिर लाइब्रेरी के अंदर में वो दब के रह जाती है। और फिरका परस्त जो होते हैं अपने काम को अंजाम देते रहते हैं, और समाज के अंदर में कशीदगी फैलती जाती है। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां भी गलत बातें हो, वहां हम लोग को एक साइंटिफिक तरीके से उसको रोकने की जरूरत है। हम इसको कबूल नहीं करेंगे। जी सर।
बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने बहुत सी चीजें कम वक्त में कही हैं। ये हमारी मजबूरी है कि सोशल मीडिया पे और बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, हम आपसे बात करते रहेंगे। और जो आपके जो दिल में दर्द है, जो जहन है, जो दिमाग है, वो बहुत साफ है, सीधा सीधा है। ये कि जिन लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि दुश्मनों से मिले रहे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी इस मुल्क के तबाह होने में। असल तकलीफ तो उन्हीं को होगी जो इस मुल्क से मोहब्बत हमेशा करते रहे हैं और आज भी करते हैं। ये बहुत ही और मुल्क से मोहब्बत करने वालों को फिर कुर्बानी देने की जरूरत है। हम जी, जी, छोड़ नहीं सकते हैं ये जी, मुल्क जी, को उनके हवाले, हम उनके हवाले नहीं कर सकते हैं। जी, ये जी, भी जी, जोड़ जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आपने अपनी बात पूरी रखी, बहुत ही अच्छे से रखी। हम इसको कहीं भी कुछ रोकने वाले नहीं हैं, एडिट नहीं करेंगे, आपकी पूरी बात हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम अभय कुमार जी से अब के बाद भी बात करते रहेंगे। और आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड, कैसा इंटरव्यू लगा, आप इसमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।